अच्छा, प्यूरिटन एज तक हमने नॉवल को जो है वो देख लिया, फिर 18th सेंचुरी में नॉवल को देखा कि 18th सेंचुरी में जो नॉवल जो है एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है 18th सेंचुरी में, जिसके 4 व्हील्स जो थे, यानी कि 4 इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट जो थे वो कौन कौन थे ये हमने देखा, जिसमें फील्डिंग और रिचर्डसन जो थे वो दोनों एक दूसरे के राइवल्स भी थे और बहुत मशहूर थे। देन केम द 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 1800 की बात है। तो 1800 में जो किसके जो नॉवल थे वो मशहूर हुए। अच्छा, रोमांटिक एज जो है वैसे तो वो मशहूर है पोइट्री के लिए, लेकिन कुछ नॉवलिस्ट भी थे जो इस दौर में लिख रहे थे, ठीक है। और वो कौन थे उस दौर में जो है वो, जो रोमांटिक एज है वो जो थी उसमें इमोशन और रीजन जो थी उसको प्रेफर किया जाता था ओवर इंटेलेक्ट, ठीक है। द गॉथिक नॉवल वाज वन फॉर्म ऑफ द रोमांटिक नॉवल, इट प्रेजेंटेड हॉरर एंड सुपरनैचुरल। ये भी एक टाइप है गॉथिक नॉवल, ये रोमांटिक एज में था, ठीक है। आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एजेस पढ़ी होंगी लिटरेचर की, तो रोमांटिक एज में जो कि जो कि 19th सेंचुरी का स्टार्ट था, उसमें गॉथिक नॉवल जो था, जो कि एक हॉरर नॉवल था, वो बड़ा फेमस हुआ था। एक नॉवल जिसमें एक है मैरी शेले का फ्रैंकेनस्टाइन। मैरी शेले, अगर आपको याद हो तो ये पीबी शेले की वाइफ है। पीबी शेले जो कि एक रोमांटिक पोइट था बहुत मशहूर। अभी आपने आई थिंक रोमांटिसिज्म नहीं पढ़ा तो, लेकिन वो उसकी वाइफ है मैरी शेले, जिसने लिखा है फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि एक हॉरर नॉवल है और इसमें मूवीज भी बनी हुई है। फिर वेल्टर स्कॉट, ये हिस्टोरिकल नॉवल लिखता था ज्यादातर। रोट वेल्टर स्कॉट रोट हिस्टोरिकल नॉवेल्स सच एज बेवरली एवनहू। मेजर रोमांटिक नॉवेलिस्ट आल्सो इंक्लूड, ठीक है। रोमांटिक एज में एक गॉथिक नॉवल लिखा जा रहा था जो कि हॉरर नॉवल था, हिस्टोरिकल नॉवल लिखा गया। अभी टाइप्स आना शुरू होगी ना, अब नॉवल शुरू हुआ तो फिर उसके न्यू न्यू जॉनरास आना शुरू हो गए, उसकी टाइप्स आनी शुरू होगी। तो जो 18th सेंचुरी नॉवल था ना उसमें ज्यादातर सटायर था, ठीक है। वो पिकेरस नॉवल भी था, जो कि फील्डिंग का नॉवल था वो पिकेरस नॉवल था। जो रिचर्डसन का नॉवल था वो एपिस्टोलरी नॉवल था, जो कि लेटर्स की फॉर्म में लिखा गया था। इसी तरह और जो था स्मॉलेट, आई थिंक जो स्मॉलेट था, इसके जो नॉवेल्स थे वो एपिसोडिक थे। फिर रोमांटिक नॉवल मीन्स यानी कि रोमांटिक एज में जो नॉवल था वो आया था गॉथिक नॉवल। गॉथिक नॉवल, फिर हिस्टोरिकल नॉवल, और रोमांटिक नॉवलिस्ट जो बहुत मशहूर एक थी, जो कि हमारे सिलेबस में भी शामिल है, वो जेन ऑस्टन है। और जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1813, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एमा, ये सब जो है इसकी 6 नॉवेल्स थे। सब बहुत मशहूर नॉवल है इसके 6 नॉवेल्स। तो ये भी रोमांटिक एज में थे। शार्लेट ब्रॉन्टे बहुत मशहूर थी, इसकी सिस्टर एमिली ब्रॉन्टे भी बहुत मशहूर थी। इनके वर्क जो है जेन आयर, विदरिंग हाइट्स, ये जो थे इस दौर के जो थे वो मास्टरपीसेस थे। इनके अंदर जो है कुछ रोमांटिसिज्म की, क्योंकि वो उस एज में लिख रहे थे, वो कुछ खसूसियात जो है वो पाई जाती थी। नेक्स्ट, हाँ जी, मेजर नॉवलिस्ट ऑफ द रोमांटिक पीरियड वो कौन कौन थे? मैरी शेले थी जिसने फ्रैंकेनस्टाइन लिखा, वॉल्टर स्कॉट था जिसने हिस्टोरिकल नॉवल लिखे, जेन ऑस्टन जिसका प्राइड एंड प्रेजुडिस है, एमिली ब्रॉन्टे और शार्लेट ब्रॉन्टे। फिर आ गया जी हम 19th सेंचुरी पे, जो कि किसकी सेंचुरी थी? क्वीन विक्टोरिया की। तो क्वीन विक्टोरिया का जो दौर है, क्योंकि वो पैदा हुई थी 1837 में एंड शी डाइड इन 1901, और उस सारे दौर को कहते हैं विक्टोरियन एज, जो क्वीन विक्टोरिया का दौर था। और शी वॉज द लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। शी वॉज, वो पहले सबसे लंबी हुकूमत करने वाली क्वीन थी। पहले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मौजूदा क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ टू जिसको हम कहते हैं, जो मौजूदा क्वीन है, शायद आपने न्यूज वगैरह में कभी देखी भी होगी, वो इस वो अब उसका रिकॉर्ड तोड़ चुकी है क्वीन विक्टोरिया का, क्योंकि अब उसका जो रेन है यानी कि उसकी जो हुकूमत है, दौर हुकूमत,
वो उससे लंबा हो गया है क्योंकि शी इज नाउ 95 ईयर्स ओल्ड, और उसको काफी एंड 1952 में आई थिंक वो क्वीन बनी थी, तो उसका दौर सबसे लंबा हो गया। उससे पहले क्वीन विक्टोरिया का जो दौर था वो सबसे ज्यादा लंबा दौर हुकूमत था क्वीन विक्टोरिया का, और वो उस जमाने में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई थी, तरक्कियां हुई थी, इस वजह से बड़ा मशहूर दौर है। और विक्टोरियन एज जो है ना वो नॉवल की भी एज है, नॉवल बहुत मशहूर हुआ था विक्टोरियन एज में, और जो बहुत इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट है इस पूरी एज का वो चार्ल्स डिकन्स है। बिल्कुल, और भी बहुत सारे हैं, चार्ल्स डिकन्स है जो कि आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। इसके बहुत सारे वर्क्स हैं, जैसे ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स, द टेल ऑफ टू सिटीज, और भी बहुत से, ब्लीक हाउस फॉर एग्जांपल, काफी सारे हैं। तो इसके जो ये बहुत ज्यादा नोटेबल जो है वो राइटर है विक्टोरियन एज का। इसके नॉवेल्स बहुत लंबे होते थे और इनमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होते थे। विलियम थैक्रे है एक पोइट, सॉरी नॉवलिस्ट, जिसका मोस्ट फेमस वर्क जो है वो वैनिटी फेयर है। और उसके अलावा है जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट एक लेडी थी, मतलब फीमेल नॉवलिस्ट है, उसका इम्पोर्टेंट वर्क है मिल ऑन द फ्लॉस, मिडल मार्च और एडम बीट। तो विक्टोरियन एज में ये नॉवलिस्ट थे वो मशहूर थे। अच्छा, इनमें था चार्ल्स डिकेंस, विलियम थैक्रे, जॉर्ज एलियट। अच्छा, कुछ इसी दौर के आसपास और थोड़ा नया दौर जब शुरू हो रहा था तो एक थॉमस हार्डी भी था जो बहुत मशहूर था। और थॉमस हार्डी के नॉवेल्स को रीजनल नॉवेल्स कहते थे। रीजनल नॉवेल्स इसलिए कहते थे क्योंकि वो अपने एक एक मखसूस खित्ते के बारे में जो है वो ज्यादा, मतलब उस पे बेस्ड स्टोरीज होती थी। यानी कि फॉर एग्जांपल उसका एक नॉवेल है रिटर्न ऑफ द नेटिव, उसमें एक जगह है एडगन हीथ। एडगन हीथ जो है वो एज अ कैरेक्टर, ऑलमोस्ट एज अ कैरेक्टर प्ले कर रही है उसकी स्टोरी के अंदर, तो इसलिए उसको रीजनल नॉवेल कहते हैं। वो रीजन को, जो एक खित्ता होता था, उसको भी बीच में इन्वॉल्व करता था अपनी स्टोरी के। अच्छा, अब हम आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने आपको विक्टोरियन नॉवल तक तो बता दिया। उसके बाद जो है वो मॉडर्न नॉवल आया, मॉडर्निज्म शुरू हुई ना, जो नेक्स्ट मूवमेंट थी कह लें, या नेक्स्ट दौर जो था, एज थी, वो मॉडर्न एज थी। मॉडर्न एज में कौन मशहूर था? मॉडर्न एज में भी कई जो नॉवलिस्ट थे वो मशहूर थे। फॉर एग्जांपल वर्जीनिया वुल्फ थी, जेम्स जॉयस था, हेनरी जेम्स था, और डी.एस. लॉरेंस था, जोसेफ कॉनरैड था। जोसेफ कॉनरैड पोस्ट मॉडर्निज्म में भी आता था। और फिर मॉडर्निज्म के बाद, मॉडर्निज्म मतलब जब शुरू हुई ना, मॉडर्निज्म उस दौर को कहते हैं वो जो वर्ल्ड वॉर्स का दौर था 1900 में, जो वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर वन के बाद, यूजुअली वन के बाद जो दौर था ना, वो उसको कहते हैं। देन केम द पोस्ट मॉडर्न एज, और पोस्ट मॉडर्न एज के भी बहुत सारे राइटर्स जो मशहूर है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ देम वाज एलिस वॉकर। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में शामिल है वो फिलहाल अभी 18 सेंचुरी नॉवल शामिल है। हम 18 सेंचुरी से शुरू करेंगे, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं, फिर उससे नेक्स्ट में आपके मॉडर्न नॉवलिस्ट हैं। तो अब हम ब्रीफली देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नॉवेल्स। फर्स्ट वन इज पिकेरस नॉवेल, derived from Spanish picaro, a rogue। अच्छा, पिकेरस नॉवल किसको कहते हैं? हमारा जोसेफ एंड्रयूज भी एक पिकेरस नॉवल है, उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिकेरस नॉवल जो है स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है, जिसका मतलब है अरोग। अरोग मीन्स अ विलन। ठीक है, a usually autobiographical chronicle of a rascal's travels and adventures as she makes her way through the world, more by wit than industry, episodic, loose structure, highly realistic, detailed description and uninhabited expression। अच्छा, ये जो है ना, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो ये किसी एक रास्कल या विलन का जो है ट्रेवल्स की, एडवेंचर्स की स्टोरी है कि वो किस तरह से गया और उसने बहुत सारे एडवेंचर्स जो है रास्ते में उसको मिले, उसकी स्टोरी है। अरोग और विलन, इसका यहाँ पे ये मतलब है कि वो एक हीरो होता है पर वो एक बहुत हाई सोसाइटी का हीरो नहीं होगा, रफ टफ सा हीरो होगा। उसके एडवेंचर्स पे बेस्ड एक स्टोरी होती है, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होती है, एपिसोडिक होती है, और उसके अंदर लूज प्लॉट होता है। लूज प्लॉट इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई एक
यूजली ऐसा कभी सीक्वेंस नहीं भी बनता। और इसके अंदर सटायर होता है, सोशल क्लासेस के अंदर सोशल क्लासेस पर सटायर होता है। जैसे जोसेफ एंड्रयूज में आप देखेंगे ये सारे एलिमेंट्स पूरे उतरते हैं कि वो सोशल सोसाइटी पे जो सोशल क्लासेस हैं, अपर क्लास है, उस पे जो है वो सटायर कैसे कर रहा है इन नॉवल। डिफरेंट लोगों पे, कभी जजेस पे सटायर कर रहा है, कभी स्क्वायर्स पे, कभी पार्सन्स पे, हर हर किसी पे आपको सटायर मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट है epistolary novels. Epistolary novels, novels in which the narrative is told in letters by one or more of the characters, allows author to present feelings and reactions of the characters, brings immediacy to the plot, allows multiple points of view. एपिस्टलरी नॉवल यानी कि जो कि खतूत की सूरत में, लेटर्स की सूरत में लिखा गया नॉवल होता है, उसको बोलते हैं। और जो रिचर्डसन का, सैमुअल रिचर्डसन का, मैं आपको फिर बता रही हूँ, जो नॉवल था पैमेला, वो एपिस्टलरी मोड का नॉवल था क्योंकि वो लेटर्स की सूरत में लिखा गया था। और वो असल में उसकी स्टोरी होती है कि पैमेला जो होती है वो एक सर्वेंट गर्ल होती है, और जो उसका ओनर होता है वो उसको सिड्यूस करने की कोशिश करता रहता है, बार बार उसको इमोरल एडवांसेस करने की कोशिश करता रहता है उसकी तरफ, लेकिन वो बहुत चेस्ट होती है, प्योर होती है, वो उसको रिजेक्ट करती रहती है। और वो क्योंकि सर्वेंट गर्ल होती है, वो पीछे अपने पेरेंट्स को जो है खत लिखती होती है, जिसमें वो अपनी सारी सिचुएशन बताती होती है कि वो कितनी हेल्पलेस है और वो किस तरह से उसको एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है जो उसका वो मास्टर है। तो वो सारा, और इससे हमें, इसको हम एक तरह से साइकोलॉजिकल रियलिज्म भी कह सकते हैं कि वो अपनी सारी साइकी जो है वो उन लेटर्स में बताती है अपने पेरेंट्स को, जो उसके पेरेंट्स और उसके दरमियान जो एक्सचेंज होते हैं लेटर्स, उसके जरिए। सो नेक्स्ट है नॉवल ऑफ मैनर्स। तो जेन ऑस्टन जो कि रोमांटिक एज में लिख रही थी, उसके जो नॉवेल्स हैं उसको हम नॉवल ऑफ मैनर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि novels which are dominated by customs, manners, conventional behavior and habits of a particular social class are known as novel of manners. manners से ही आपको अंदाजा हो गया, मतलब जो customs, manners, behavior दिखाते हैं, जो शो करते हैं नॉवेल्स, उनको किसी भी या पर्टिकुलर क्लास के, जैसे मिडिल क्लास के या अरिस्टोक्रेटिक क्लास के फॉर एग्जांपल, उनको हम कहते हैं नॉवल ऑफ मैनर्स। ये रियलिस्टिक भी होते हैं और कभी कभी जो है वो सटीरिक भी होते हैं, सटायर भी होता है इनमें। गॉथिक नॉवेल्स, अभी हमने इसको थोड़ा सा देखा भी है कि हॉरर नॉवेल्स जो होते हैं उनको कहते हैं गॉथिक नॉवेल्स। इसमें मैजिक होता है, मिस्ट्री होती है और हॉरर होता है। एक्सोटिक सेटिंग, इसकी सेटिंग्स भी जो होती है ना वो एक्सोटिक होती है। बाकी इसकी एग्जांपल्स दी हुई है। एन रेडक्लिफ का भी जो नॉवेल्स है ना, ये बड़े गॉथिक नॉवेल्स कंसीडर किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ इसका वर्क की। देन वी हैव हिस्टोरिकल नॉवेल। ये मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। हिस्टोरिकल नॉवेल्स जो है उसमें वेल्टर स्कॉट का जो है नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। और novels that reconstruct the past age, often when two cultures are in conflict, जो past age को दिखाते हैं, हिस्ट्री को दिखाते हैं। fictional characters interact with the historical figures in actual events. एक्चुअल इवेंट्स के अंदर फिक्शनल कैरेक्टर्स, जैसे आप ड्रामा देखते हैं, अर्थ रूल देखते होंगे, उसके अंदर अब सारा कुछ तो रियल नहीं है ना, कुछ फिक्शन भी है उसके अंदर और कुछ रियलिटी भी है उसके अंदर। तो इसी तरह जो है ना, हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी इसी तरह से होते हैं। मॉडर्न नॉवल, अच्छा, मॉडर्न नॉवल में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक मॉडर्निज्म मूवमेंट के जरिए आए हैं नॉवल के अंदर। तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक यूज होती है मॉडर्न नॉवल में, वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल, जो है वो मशहूर हुए मॉडर्न एज में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है कि ये एक तरह से इंटरनल, एक तरह का इंटरनल मोनोलॉग है। मतलब आप जो सोचते हैं ना, ये
राइटिंग उस सोच को मिमिक करती है, उसको कॉपी करती है। मतलब अगर आप बैठे कहीं कुछ भी सोच लेते हैं, कभी किसी चीज़ से आपको कुछ याद आ जाता है, कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कभी पूरे दिन का काम आपके ज़हन में चल रहा होता है, वो उसको मिमिक करता है, वो इस तरह से लिखा जाता है जो आपकी थॉट्स को मैच करे। जिसमें जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके नॉवेल्स जो होते थे, जो वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल आप नेक्स्ट नेक्स्ट सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे भी। सॉरी। टू द लाइट हाउस है इसका, मिसेस डैलोवे है, और भी इसके कई नॉवेल्स हैं। और जेम्स जॉयस का नॉवल जो है वो पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, वो पढ़ेंगे आप। अच्छा, टू कंक्लूड, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रीजंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ नॉवल इन 18th सेंचुरी। ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया लेक्चर, तो बस हम इसको बस एंड करेंगे। लास्ट स्लाइड है। रीजंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ नॉवल इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में क्या वजह थी कि नॉवल आया? फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉवल इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन प्रिंट कल्चर। पहले तो जो है ना, बुक हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती थी क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। फिर प्रिंटिंग प्रेस आ तो गई थी, फिर उसके बाद लेकिन उससे जो कॉपीज होती थी, प्रिंटेड कॉपीज, वो ज़रा कम तादाद में मौजूद होती थी। फिर जब 18th सेंचुरी में ज़रा वो इजीली अवेलेबल होने लगी, प्रिंट प्रिंट कल्चर जो है वो ज़रा आम हो गया, जिसकी वजह से जो है नॉवल जो है आम लोगों तक पहुंचने लग गया। दूसरी बात ये कि जो पहले जॉनरास ऑफ लिटरेचर थे ना, ड्रामा हो गया, पोइट्री हो गया, उसको बहुत ज़्यादा लिटरेट लोग ही पढ़ सकते थे, बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे होते थे। उसको आम मिडिल क्लास के लोग जो कि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो नहीं पढ़ पाते थे, इसलिए वो इतनी मशहूर नहीं हुई। फिर नॉवल जब आया तो फिर वो तब ये थोड़ा इजी लैंग्वेज में होता था, ऑब्वियसली पोइट्री की लैंग्वेज। और ड्रामा, वो तो जैसे शेक्सपियर का ड्रामा, वो ऑलमोस्ट ऐसी ही लैंग्वेज है जैसे पोइटिक लैंग्वेज होती है, वो प्रोज फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो वो पढ़ना मुश्किल होता था। तो नॉवल, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते थे, वो भी पढ़ पा रहे थे, तो ये इस वजह से जो है वो मशहूर हो गया। ग्रोइंग मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास की जैसे मैंने बात की कि मिडिल क्लास के लोग जो थे उन्होंने भी इसको नॉवल को पढ़ना शुरू किया, तो वो वैसे भी वो मिडिल क्लास उस वक्त जो है वो ग्रो कर रही थी 18th सेंचुरी में, जिसकी वजह से उनको ये इजी हो गया। स्पिरिट ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म, आप उस चीज से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं जो कि आपको रियल लगती है। अगर कोई स्टोरी, आप कोई ड्रामा देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, अगर उसमें कोई कैरेक्टर जो है आपसे मिलता जुलता ज्यादा है, तो आप ज्यादा उसको पसंद करेंगे, रिलेट कर पाते हैं आप, आपका एक रिलेशन बन जाता है। अदरवाइज आपको बिल्कुल सुपर नेचुरल लगे, आपको लगेगा कि कभी हो ही नहीं सकता। तो रियलिज्म जो है वो उस वक्त, रियलिज्म की स्पिरिट जो है वो काफी हो रही थी लोगों के अंदर, कि वो रियलिटी को देखना चाहते थे। रियल लाइफ जो नॉवेल्स थे वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स दिखाते थे, रियल लाइफ कैरेक्टर्स दिखाते थे। जैसे अब शेक्सपियर के कैरेक्टर्स होते थे, ये आपने नोटिस पता नहीं कभी किया है कि नहीं, वो हमेशा रॉयल होते थे, मतलब हमेशा किंग्स की स्टोरीज और क्वींस की स्टोरीज इसी तरह होती थी। उसने ले मैन के बारे में कभी नहीं लिखा था, तो लेकिन जो नॉवल था वो रियलिस्टिक था, क्योंकि ये इसके अंदर रियल लाइफ इंसिडेंट्स थे, कैरेक्टर्स रियल थे, एक्शंस रियल थे, इसलिए जो है ये जो है लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट किया। ड्रामा इन थिएटर, ड्रामा का डिक्लाइन आ गया था 18th सेंचुरी में। जैसे मैंने आपको बताया कि हर सेंचुरी जो है वो उसमें एक डोमिनेंट जॉनरा होता था लिटरेचर का। जैसे मिडिवल एज जो कि 14th सेंचुरी है, उसमें पोइट्री थी। एलिजाबेथन एज में ड्रामा था, उसके बाद ड्रामा का डिक्लाइन भी आया। रेस्टोरेशन एज में थोड़े बहुत ड्रामास लिखे जा रहे थे, पर वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। प्योरिटन एज में फिर पोइट्री थी, मिल्टन की पोइट्री। फिर उसके बाद 18th सेंचुरी में जो है, 18th सेंचुरी में भी थोड़ा बहुत लिखा जा रहा था। 18th सेंचुरी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आपको याद हो तो रेप ऑफ द लॉक भी तो 18th सेंचुरी का वर्क है, उसमें भी आपने नोटिस किया होगा सटायर बहुत ज्यादा यूज हुआ है। तो लेकिन फिर जो है वो ड्रामा जो था ना 18th सेंचुरी में तो नहीं था, मतलब था जो वो उस क्वालिटी का नहीं था। तो फिर एक न्यू जॉनरा आया जो कि नॉवल था, जो लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। और फिर द लास्ट वन इज रोल ऑफ सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी।
लाइब्रेरी की सर्कुलेशन, उस ज़माने में ऐसी लाइब्रेरीज़ होती थी जैसे कि सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज़, जैसे किसी ठेले पे या कह लें इस तरह की कोई चीज़ पे रख के जो है वो रोटेट वो घूमते थे जैसे फेरी वाले फिरते हैं, उस तरह से वो बुक्स देते थे। तो उस लाइब्रेरी इस तरह से अवेलेबल होगी जिसकी वज़ह से जो है वो रीडिंग ऑडियंस बढ़ गई और नॉवल जो है वो फ्लरिश हुआ। इसके अलावा भी फैक्टर्स हो सकते हैं नॉवल के फ्लरिश होने के लिए, और नॉवल अब तक मशहूर है। यही एक लिटरेरी फॉर्म है जो कि बाकी जो है मीडिया वगैरह से जो है कम्पीट करेगी। फिर ऑडियंस जो है नॉवल रीडिंग फिर भी जो ये कम है, लेकिन नॉवल रीडिंग फिर भी लोग कर लेते हैं। कोई हमने कभी नहीं सुना कि कोई पोएट्री रीडिंग करता हो, बहुत कम लोग करते हैं। So that's the end of our lesson.